वेलकम टू करंट अफेयर्स कक्षा। आज है 5 जून 2021 और पीआईबी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पीएम टू एड्रेस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट ऑन 5 जून। तो इस इवेंट की थीम क्या है? तो हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर एक इवेंट को एड्रेस करने वाले हैं। उस इवेंट की थीम इस ईयर के लिए क्या है? तो उसकी थीम है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा प्रमोशन फॉर बायोफ्यूल्स फॉर द बेटर एनवायरनमेंट इस इवेंट की थीम है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट on 5th June 2021 at 11 a.m. via video conferencing. The event is being jointly organized by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The theme for this year's event is Promotion of Biofuels for the Better Environment. ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम है 11 बजे 5 जून पे एनवायरनमेंट डे को एड्रेस करते हुए एक इवेंट करेंगे जिसकी की थीम है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर द बेटर एनवायरनमेंट। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की ये थीम नहीं है। ये जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कि पीएम मोदी जो हैं वो उसे इवेंट को एड्रेस करने वाले, उस इवेंट की ये थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब हुआ था? 5 जून 1974 को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। तो बेसिकली ये एक यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल प्रोग्राम है जिसमें कि वो एनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बेसिकली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट के प्रति केयरलेस ना होना, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक बेसिक प्राइम इवेंट जो होता है यूनाइटेड नेशंस से कंडक्ट कराता है। तो ऑफिशियल नेम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का ऑफिशियल नेम है यूएन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थीम फॉर दिस ईयर 2021 के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। लास्ट टाइम इसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। तो इस साल ग्लोबल होस्ट कौन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे? तो पाकिस्तान इज़ द ग्लोबल होस्ट फॉर दिस ईयर। During the event, Prime Minister will release the report of the expert committee on roadmap for ethanol blending in India for 2020 and 2025। तो जो इवेंट कंडक्ट हो रहा है, जैसे कि हमने थीम डिस्कस करी है, तो उसमें क्या होने वाला है? उसमें एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाएगी जो कि बेसिकली एक रोड मैप होगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली E20 नोटिफिकेशन जो है ऑयल कंपनीज़ के लिए आउट की जाएगी, जिसमें कि 20% ऑफ इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग के बारे में बात की जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 के ऑनवर्ड्स से। साथ ही साथ E12 और E15 जो है ये ब्लेंड्स के बारे में भी बात की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो अगर बात हो रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि प्राइमरीली शुगर केन से ऑब्टेन किया जाता है। ब्लेंडिंग जो की जाती है वो मार्केटिंग कंपनीज, जो अलग अलग मार्केटिंग कंपनीज होती है, उनके द्वारा ब्लेंडिंग की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को वो मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है वर्ल्ड का, जहाँ पे हमारी 85% ऑफ डिमांड जो ऑयल की है वो फुलफ़िल ही होती है इंपोर्ट करके। तो बेसिकली ये डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे, इसको कम करने के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है, जिसमें कि 25% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग 2022 तक टारगेट की जा रही है, ताकि हमारे जो ऑयल कॉस्ट है आज के टाइम पे 100+ जो है पेट्रोलियम वगैरह का कॉस्ट जा रहा है, पेट्रोलियम डीजल का कॉस्ट जा रहा है, और जिसकी वजह से बाकी भी जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कीमतें मार्केट में बहुत हाई जा रही है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ जब बात होती है कि पेट्रोल ब्लेंड, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से हम कह रहे हैं 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि 10% ऑफ इथेनॉल मिक्सड विथ 90% ऑफ पेट्रोल, इसे कहते हैं 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या आइदर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज हु चेयर्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, who chaired the meeting of CSIR Society on 4th June 2021। तो
हाल ही में किसने CSIR सोसाइटी की 4 जून पे मीटिंग को एड्रेस किया है, मीटिंग को चेयर किया है? तो इसका आंसर है PM श्री नरेंद्र मोदी। तो CSIR की अगर हम बात करें तो CSIR जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च है। CSIR एक लीडिंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है, डेवलप, लोकलाइजेज एंड डिफ्यूजेस टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट सोशो इकोनॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो टेक्नोलॉजी को है मार्केट्स में पुट ऑन करते हैं। बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ CSIR का? CSIR का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है सितंबर 26 1942 में। फाउंडर्स कौन थे? आर्कॉट रामास्वामी मुदलियार एंड शांति स्वरूप भटनागर। अभी इनके DG डायरेक्टर जनरल कौन है? शेखर सी मांदे। ठीक है, तो इस मीटिंग में PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली CSIR की तारीफ़ की है। जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन जब भी पहले कभी इंडिया ने फेस की है तो उस समय जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता था वो बाहर की कंट्रीज़ में होता था। तो इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग है। हमने अपनी खुद की वैक्सीन्स डेवलप की है, मास्क डेवलप किए हैं। अभी हाल ही में एक डिसइंफेक्टेंट डिवाइस वज्र कवच जो कि एक मुंबई बेस्ड जो मुंबई बेस्ड भिवंडी में एक स्टार्टअप है इंदिरा वाटर करके, उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो ऐसे अलग अलग डेवलपमेंट जो है, अलग अलग इनोवेशंस जो है इंडियन स्टार्टअप्स ने किए हैं। तो बेसिकली CSIR को उसके लिए अप्रिशिएट किया गया है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये है लोगो, CSIR का लोगो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप ऑफ 2021? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या किया है? एक वेबिनार कंडक्ट किया है ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इवेंट है वो अटेंड किया गया है अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्टेक होल्डर्स के द्वारा फ्रॉम द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड ब्राज़ील, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने इसे कंडक्ट करा है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या प्रपोज किया है? टू ऑर्गेनाइज द सेट वेबिनार ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपास। ठीक है, तो held on 24th and 26th Feb 2021 as a part of India's chairship of India BRICS 2021, which was agreed by the member of states. ठीक है, the Ministry of Ayush had also hosted the virtual meeting of BRICS expert in traditional medicine 25th of March 2021. तो ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो है इसके मेंबर्स हैं। फॉर्मेशन कब हुआ? सितंबर 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ब्रिक्स का फर्स्ट सेशन कब कंडक्ट हुआ? 16 जून 2009 को। UNGA के 61st सेशन में ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ। फाउंडर्स कौन थे? सेल्सो अमरिम, सर्गे लेवरोव, प्रणब मुखर्जी, ली जाओजिंग एंड व्लादिमीर पुतिन। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है ब्रिक्स के? ब्रिक्स टावर, शंघाई, चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी सबमरीन्स एट अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ ₹43,000 करोड़ अप्रूवल गिवन बाय DAC? इसका आंसर है 6। तो क्वेश्चन है कि कितने सबमरीन्स का जो कि नियरली कॉस्ट करेंगी 43,000 करोड़ का 43,000 करोड़, उसका कंस्ट्रक्शन DAC के द्वारा अप्रूव किया गया। तो इसका आंसर है 6 सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन जो है DAC के द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगा 43,000 करोड़। ओके, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन इट्स मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ऑन June 4, 2021 has approved proposals concerning capital acquisitions of various equipment for modernization and operational lead of the armed forces amounting to approx rupees 6,000 crores. This is a landmark approval, being the first case pressed under the strategic partnership model. This would be one of the largest Make in India project and will serve to facilitate faster and more significant absorption of technology and create a tied industrial
डायरेक्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो बेसिकली सब ये मेक इन इंडिया एक बड़ा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा जिसमें कि 6 सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसका अप्रूवल दिया गया है डीएसी के द्वारा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जो है इसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे, ठीक है। तो डीएसी की अगर हम बात करें तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएससी का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशंस फॉर द 3 सर्विसेज। कौन सी 3 सर्विसेज है? आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेज एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल. It was formed, DSC was formed after a group of ministers' recommendations on reforming the national security system in 2001 post Kargil War 1999। तो डीएससी की बात अगर हम करें तो डीएससी जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है डिफेंस मिनिस्ट्री। इन द डिफेंस मिनिस्ट्री बेसिकली जो है न्यू पॉलिसीज और कैपिटल एक्विजिशन जो है कैपिटल एलोकेशन बेसिकली कहाँ जाए तो जो है न्यू पॉलिसीज़ और कैपिटल एलोकेशन फॉर 3 सर्विसेज के लिए ये देखता है। बेसिक जो हमारी 3 सर्विसेज है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एंड साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड को भी ये देखते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है श्री रक्षा मंत्री जो हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इसके चेयरमैन ऑफ द काउंसिल है। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 2001 में पोस्ट कारगिल वॉर जो 1999 में हुई थी, उसको लेके जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में जो रिकमेंडेशन दिए उसको मद्देनज़र रखते हुए डीएसी का फॉर्मेशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी एंड डिफेंस स्टाफ। हाल ही में किसे जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है नेवी और डिफेंस स्टाफ के लिए? तो इसका आंसर है रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर जी, ठीक है। रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर हैज़ टेकन ओवर द जॉइंट सेक्रेटरी नेवी एंड डिफेंस स्टाफ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ही इज़ द फर्स्ट आर्म्ड ऑफिसर टू टेनेंट दिस असाइनमेंट। ही इज़ एन एल्यूमिनस ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला Pune and was commissioned into the Indian Navy on 1st Jan 1985। ये जो है एक सीनियर मोस्ट सर्विंग मरीन कमांडो है, मार्कोस जिसे हम कहते हैं, एंड सर्व्ड इन फ्रंट लाइन अफ्लोट एंड अश्योर असाइनमेंट इंक्लूडिंग कमांडो ऑफ द प्रीमियर मार्कोस एस्टेब्लिशमेंट, INS अभिमन्यु, Indian naval warship INS Khanjar and INS Rana, and peacekeeping mission both within and outside the country including Operation Pawan and Operation Jupiter. He was held important operational and staff appointments which include fleet operations officer of Eastern Fleet and commander in charge workup Indian Naval Workup Team INWT Kochi। तो ये सीनियर मोस्ट सर्विंग मरीन कमांडो है, उन्होंने अलग अलग जगह पे अपना जो है वर्क किया है। INS अभिमन्यु पे, इंडियन नेवल वॉरशिप INS खंजर पे, साथ ही साथ INS राणा पे। हाल ही में 2 INS को डिकमीशन किया गया है, INS राजपूत और INS एक और INS को भी कल ही डिकमीशन किया गया है जिसका नाम है INS एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओएसिस ऑफ होप। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज ओएसिस ऑफ होप। तो ओएसिस ऑफ होप इज एन ऑनलाइन फेस्टिवल ऑफ फिल्म ऑन एनवायरनमेंट ऑन 5th of June and 6th of June 2023, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसका नाम है ओएसिस ऑफ होप। The World Environment Day is being observed on 5th of June 2021 with the theme of ecosystem restoration, which aims to prevent, halt and reverse the degradation of ecosystems on every continent and in every ocean. Reimagine, recreate, restore are the key words for the celebrations this year. Contribution with the same spirit, Film Division is presenting Oasis of Hope,
an online festival of films on environment on 5th and 6th June 2021 to mark the important occasion. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हमारा ऑब्जर्व होता है 5th ऑफ जून 2021 पे, हर साल इसी दिन होता है। तो उस पे जो थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो थीम है इस साल ली गई है, जिसके तहत जो है प्रिवेंट हॉल्ट एंड रिवर्स किया जाएगा जो डिग्रेडेशन हमारा इकोसिस्टम का हो रहा है हर कॉन्टिनेंट पे, हर ओशियन में। ठीक है, तो इसको लेके एक ओएसिस ऑफ होप नाम का एक ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया गया है फिल्म डिवीज़न के द्वारा, जो कि 5th एंड 6th ऑफ जून 2021 को एयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हु लॉन्च्ड मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, अ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द 29 सेक्टर्स aligning actions with localized sustainable development goals SDGs as prepared by the Ministry of Panchayati Raj in collaboration with the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, was released by Union Minister of Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare and Panchayati Raj, Shri Narendra Singh Tomar, through virtual program for the panchayats to adopt and customize। ये जो मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ ही साथ पंचायती राज, श्री, इनका नाम क्या है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने वर्चुअली इस मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर को क्या किया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर विल एंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहांस सिटीजन सर्विसेज एक्सपीरियंस, डीपनिंग inclusive and accountable local self-government by incorporating diverse views while designing the delivery services। बेसिकली यहाँ पे जो है सिटीजन सर्विसेज एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, जिसके तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उनको और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो अवेयरनेस होती है सिटीजन्स में अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट्स को लेके, पंचायत सिस्टम को लेके, उसको एनहांस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर इज़ टू एम्पावर द सिटीजन। अभी हमने बात की थी कि जो है अवेयरनेस बढ़ाना। तो अब बेसिकली अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो अपने आप सिटीजन्स को के हाथ में पावर आएगा। तो पंचायत सिटीजन चार्टर इज टू एम्पावर द सिटीजन इन रिलेशन टू पब्लिक सर्विसेज। एम्पावर किसके रिलेटेड करना है? पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड करना है। और साथ ही साथ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज विदाउट एनी प्रेजुडाइसेस। ठीक है, विदाउट एनी प्रेजुडाइसेस के जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है बेसिकली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको और इंक्रीज करना है और अच्छा बनाना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई इन देयर सब ऑर्डिनेट्स। तब जो परसेंटेज जो आरबीआई चार्ज करता है उनके सब ऑर्डिनेट्स पे, बेसिकली आरबीआई इज द बैंक रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया। तो बेसिकली जब आरबीआई उनके सबऑर्डिनेट्स को लोन देता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को भी लोन देता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट वो लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो बेसिकली रेपो रेट जो होता है स्ट्रिक्टली 90 डेज़ का लोन होता है। उसमें उसके तहत जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है कि अभी रेपो रेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेपो रेट की बात अभी क्यों की जा रही है? तो रेपो रेट की बात करने का सिंपल सा रीज़न है कि अभी आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत दास जी, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हाल फिलहाल में जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है इसको नहीं बदला है, इसको सेम रखा है। तो हम देखते हैं द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया श्री शशिकांत दास हैज़ अनाउंस दैट द पॉलिसी रेपो रेट विल रिमेन अनचेंज एट 4%। कितना परसेंट है? एट 4%। एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो, एंड बैंक रेट विल ऑल्सो रिमेन एट 4.25%। क्या क्या है? रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये सब सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। रेपो रेट कितना है? 4% है।
marginal standing facility and bank rate is 4.25%. The reverse repo rate too will remain unchanged at 3.35%. The governor announced that the customer price index inflation is projected at 5.1% in 2021-2022. The governor also informed that according to RBI, real GDP growth is projected to grow at 9.5% in 2021 एंड 2022। तो बेसिकली यहाँ पे हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं। तो रेपो रेट क्या होता है कि आरबीआई 90 डेज़ के टेन्योर में जो लोन देती है उनके सबऑर्डिनेट्स को, बेसिकली जिन जिन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करते हैं, से एसबीआई और जो भी बैंक्स उनके रेगुलेटरी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उनके पे ये लोन देती है 90 डेज़ के लिए। तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। बेसिकली ये गवर्नमेंट को भी इसी रेट पे ये लोग लोन देते हैं। ठीक है, रेपो रेट की हम बात करें तो रेपो रेट हमने देख लिया क्या होता है। तो बेसिकली जो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो उसके अंदर वो कुछ टूल्स यूज़ करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ आता है, प्राइसेस का इंक्रीमेंट होता है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो बेसिक इकोनॉमिक्स में कहें, इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहें तो टू कर्ब द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, इसके लिए वो कुछ टूल्स यूज़ करती है। तो उसमें से एक टूल है रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट। रेपो रेट की बात हमने कर ली है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें, द इंटरेस्ट रेट अप्लाइड बाय आरबीआई व्हेन दे गिव लोन टू ओनली एंड ओनली कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, द लोन रिटर्न टेन्योर जो होगा 24 आवर्स होगा। ये कब चालू किया गया? ये 2011 में चालू किया गया। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स, बेसिकली ऐसे बैंक्स जहाँ पे जो लोग हैं अपना अकाउंट बना सकते हैं ताकि वो डिपॉजिट्स जमा कर सके और अपनी सेविंग्स जमा कर सके, और जब भी उनमें ज़रूरत है तो वहाँ से विड्रॉल कर सके, ऐसे ही बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है। एसबीआई हो गया, ये सब एग्जांपल है उसके। तो ऐसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? द इंटरेस्ट रेट अप्लाइड बाय आरबीआई व्हेन दे गिव लोन टू ओनली एंड ओनली कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। लोन रिटर्निंग का टेन्योर होता है 24 आवर्स का। ये कब चालू किया गया? ये चालू किया गया है 2011 में। यहाँ पे बैंक रेट की बात की गई है तो बैंक रेट भी 4.25% रहेगा। तो बैंक रेट क्या होता है? जब आरबीआई लोन देता है किसी दूसरे बैंक को 91 से 364 डेज़ के लिए, जो इंटरेस्ट रेट उस पर चार्ज किया जाएगा वो क्या होगा, उसे हम बैंक रेट कहेंगे। तो इसका टेन्योर क्या है बैंक रेट का? 91 से 364 डेज़ होता है। और बेसिकली रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये तीनों जो भी हैं, ये तीनों जो है इंटरेस्ट रेट ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात की गई रिवर्स रेपो रेट जो कि 3.35% होगा। तो रिवर्स द इंटरेस्ट रेट अप्लाइड बाय आरबीआई when RBI returns the deposited money by the different banks when they have more money is called as reverse repo rate। बेसिकली आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंकों को, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है और वो पैसा वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, और जब वो पैसा वो वापस मांगते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई उनको वो पैसा वापस करता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर किसी बैंक के पास पैसा है और वो पैसा वो मार्केट में डालेगा तो उससे क्या होगा? मार्केट में मनी फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। मनी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे चांसेस ये हो जाएंगे कि जो प्राइसेस हैं, वो गुड्स के प्राइसेस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो बेसिकली अगर वो पैसा आरबीआई अपने पास रख लेता है और उस पर कुछ रिटर्न्स बैंक को देता है तो वो जो है एक फ्लो को कट कर रहा है मनी के मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, तो जीडीपी ग्रोथ कितनी उन्होंने प्रोजेक्ट की है? 9.5% 2021-2022 के लिए प्रोजेक्ट की है। ठीक है, तो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। जो रिमेनिंग टॉपिक्स है हम उसको कल के वीडियो में कवर कर लेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ में भी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है एज वेल एज हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू करंट अफेयर्स कक्षा। और हमारा टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो की पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगी टेलीग्राम के, सॉरी, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो थैंक यू।